हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी कर रहे हैं और हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो बिल्कुल ध्यान से देखिए बच्चे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इस स्ट्रेट लाइन को अपन करने वाले हैं। तो अब इसमें क्या है ना बच्चे, जो अपने क्या त्रिभुज के केंद्र होते हैं, ये अपन क्या करेंगे, ये जो सरल रेखा है उसको पढ़ने के बाद पढ़ेंगे तो अपने को टाइम भी कम लगेगा और आउटपुट भी बहुत अच्छा होता है इसका, क्योंकि अपने सिंपल मेथड्स होते हैं, कुछ भी याद नहीं करना होता, सीधा ही आंसर आ जाएगा। तो पहले अपन अब देखो जो थोड़ी सी चीजें मैंने बताई है, अब उसके बाद अपन सरल रेखा पढ़ रहे हैं, इसके विभिन्न रूप, सरल रेखा क्या होती है, उसके बाद वो सेंटर्स पढ़ेंगे। बहुत गजब का मजा आने वाला है। और आईआईटी कर रहे हैं तो ध्यान से देख लो बच्चे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे अच्छा टॉपिक है जो आपको सबसे ज्यादा मार्क्स दे सकता है। तो देखिए बच्चे, जीरो टू आईआईटी हीरो सरल रेखा, आज अपना लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें अपन देखेंगे सरल रेखा के बेसिक्स, कुछ चीजें जैसे उसका स्लोप, उसकी प्रवणता क्या होती है, ढाल क्या होती है, वो देखना है। तो क्या आप तैयार हैं पक्के से? बहुत ही गजब। अगर आपने शांति से देख लिया तो सब कुछ चीजें एकदम क्लियर हो जाएगा जेईई एडवांस तक। हाँ देखिए बच्चे, सरल रेखा के बेसिक। तो सरल रेखा का झुकाव क्या होता है, मतलब इसको इंक्लिनेशन बोलते हैं। क्या होता है तो ये देखो भाई, मैथ्स में कुछ छोटी मोटी चीजें ही हैं, अरे बहुत कम चीजें हैं जो अपने को एग्जैक्ट याद होनी चाहिए कंसेप्ट से। तो ये उनमें से ही एक है, किसी सरल रेखा द्वारा एक्स की धनात्मक दिशा से, एक्स की कौन सी दिशा से, धनात्मक दिशा से वामावर्त दिशा में बनाया गया कोण थीटा सरल रेखा का झुकाव कहलाता है। क्या बोला? किसी सरल रेखा द्वारा। अब सरल रेखा कैसी होती है तो आई थिंक ये आप जानते हैं। सरल रेखा कैसी होती है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। भाई नाम इसका सरल रेखा क्यों है? एकदम सरल होती है। अच्छा सरल होती है सर, पढ़ने में भी होती है? बिल्कुल होती है बच्चे, अगर आपने ध्यान से सुना तो। हाँ, और स्ट्रेट सीधी, एकदम सीधी होती है बच्चे। तो सरल रेखा अगर मैं बनाना चाहूं, कोई भी सरल रेखा ले लो आप, ऐसे ही बनेगी कि एकदम सीधी, और एकदम सीधी ऐसे जाएगी। तो ये हो गई अपनी सरल रेखा। अब इस सरल रेखा के लिए अपने को चाहिए होगा, इसका समीकरण लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए उसकी एक चाहिए होगी डायरेक्शन, मतलब दिशा चाहिए होगी। तो वो दिशा कौन देता है अपने को? किसी सरल रेखा द्वारा एक्स एक्स की धनात्मक दिशा, धनात्मक दिशा ये एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा ये से वामावर्त दिशा, वामावर्त ये होता है बच्चे एंटी क्लॉकवाइज, अरे पता नहीं ये वाला वामावर्त। तो एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा से वामावर्त दिशा में बनाया गया कौन? सरल रेखा का झुकाव। इसको झुकाव बोलते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? इस थीटा को झुकाव बोलते हैं। तो ये होता है झुकाव इस सरल रेखा का एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा। नहीं क्या हो सकता था, इधर भी एक कोण बन रहा था, ये भी एक कोण बन रहा था, तो आप कुछ भी बोल सकते थे, तो वो आप ना बोल पाओ, इसलिए बहुत सुंदर तरीके से डिफाइन किया है और आगे लिखा हुआ है राज। पूरी मैथ्स का राज यही है बच्चे कि कौन सी चीजें याद करनी है। बहुत कम चीजें याद करनी होती है, उनको अगर आप ध्यान से पकड़ गए या समझ गए तो कोई पंगा ही नहीं है। तो देखिए बच्चे, अब क्या होता है, जो ये सरल रेखा जो थीटा कोण बनाती है, ये कोण कहां से कहां तक जा सकता है? ये थीटा कोण कहां से कहां तक जा सकता है बच्चे? कहां से कहां तक जा सकता है बताओ मेरे को। सबसे कम थीटा कितना हो सकता है? सबसे कम थीटा मतलब इसको मैं ऐसे ही ले आऊं तो 0। थीटा का मान कहां से कहां हो सकता है? थीटा का मान 0। फिर कितना हो सकता है थीटा? ऐसे ऐसे बढ़ाते जाओ तो इस वाली रेखा के लिए, जैसे मैं बताता हूं आपको, इस वाली रेखा के लिए तो थीटा क्या हो जाएगा? 0। बच्चे कोई ऐसी रेखा खींच दी आपने तो इसके लिए तो थीटा 0 हो जाएगा। अब अगर आपने कोई ऐसी रेखा खींचती तो इसके लिए 90 डिग्री हो जाएगा, और अगर आपने कोई ऐसी रेखा खींची तो उसके लिए और ज्यादा हो जाएगा। तो बढ़ता ही जा रहेगा, मतलब कहां तक जा सकता है। तो ये रेखा ऐसे ऐसे घूम के यहां आ गई, तो यहां आ गई तो तुम बोलोगे 180, पर अगर यही रेखा आ गई, यही रेखा आ गई तो इसके लिए तो 0 था ना। क्या बोला मैंने बच्चे? इस रेखा को आप कहां ले जा सकते हो? इस एक्स एक्सिस पे इतना घुमा सकते हो, यहां आ गई, फिर यहां से घुमाया तो 0 0 0, इस रेखा को ऐसे घुमाते जाओ, एंगल बढ़ता जाएगा यहां तक। यहां आते ही वो सेम ही रेखा बन जाएगी क्या? यहां आते ही वो सेम ही रेखा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला कोण इधर और ये वाला इधर, तो इसलिए वो मतलब कि थीटा का मान कहां से कहां जाएगा? 0 से 180। अब 180 डिग्री पे ओपन क्यों आ रहा है? क्योंकि 180 डिग्री का मतलब है बच्चे, 180 डिग्री का मतलब है कि वो रेखा कैसी बनेगी? देखो ध्यान से,
ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो 180 डिग्री वाले इस कोण को 180 कर दो, तो ये रेखा कैसी आ जाएगी बच्चे, ऐसी ही आ जाएगी क्या, इसके ऊपर ही आ जाएगी क्या। ऐसी ही रेखा आने का क्या मतलब है कि इस रेखा के लिए तुम ऐसे 180 बोल रहे हो, पर यार ध्यान से देखो ना, जैसे आपने यहां से स्टार्ट किया तो रेखा तो यही मिल गई ना इसको, 0 डिग्री पे भी यही रेखा है क्या, देखो ये इसका, तो जब आपने यहां से मेजर करना शुरू किया तो यही मिल गया, तो मतलब 180 वाला नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि पहले ही 0 है ना। अगर ये रेखा ऐसी है बच्चे तो देखना यार 0 है, क्या बात कर रहे हो, हाँ ध्यान से देख, तो इसलिए 180 नहीं आएगा। तो क्या होता है, नॉट थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई, थीटा का मान कहां से कहां होगा, 0 से पाई, और पाई पे ओपन है। और ज्यादा इंटरेस्टिंग बात, थीटा कौन से और कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता है, या तो पहले क्वाड्रेंट में या तो दूसरे में, भाई एक 0 से 180 है तो पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में, पहले और दूसरे चतुर्थांश में। और इससे भी इंपॉर्टेंट, जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा वीक होते हैं वो ये वाली गलती बहुत बार कर देते हैं, इसलिए ये याद रख लो बच्चे कि देखो अगर थीटा फर्स्ट और सेकंड चतुर्थांश में है तो साइन थीटा हमेशा ही धनात्मक आएगा क्या, ये पक्का गांठ बांध लो। जिनका त्रिकोणमिति इधर उधर होता है वो बच्चे गलती कर जाते हैं यहां, तो इसलिए पक्के से बांध लो कि साइन थीटा का मान हमेशा धनात्मक रहेगा अगर थीटा रेखा का झुकाव है तो। बहुत अच्छे से याद कर लो, बहुत बार आप गलती करने से बच जाओगे, बहुत बार गलती करने से आप बच जाओगे। क्या बात क्लियर है बच्चे, हाँ चलो तो आगे चलते हैं। हाँ, अब होता है एक रेखा के लिए परवणता। मतलब थीटा तो रेखा का झुकाव था, पर जो अपने को समीकरण लिखने में मदद करेगा उसका नाम होता है परवणता। मतलब भाई थीटा तो ये आ गया, टेन थीटा आ गया है ना, तो परवणता क्या होता है, तो इसमें देखो यदि रेखा का झुकाव थीटा है तो रेखा की परवणता क्या होता है, m बराबर टेन थीटा। मतलब जैसे ये रेखा थी अपने पास बच्चे, जैसे ये अपने पास रेखा थी, ये अपने पास रेखा थी, अगर इसका झुकाव थीटा है तो थीटा को तो अपन लिखेंगे कैसे भाई, समीकरण के रूप में लिखना है तो थीटा तो लिखा नहीं जाएगा। तो फिर यहां पे एक परिभाषित हुआ चीज कि अपन जब समीकरण लिखने जाएंगे तब उसका क्या याद कर लेंगे, परवणता एक अलग नाम दे दिया, तो उसका नाम क्या हो गया, m बराबर टेन थीटा। m मतलब परवणता क्या होती है, ढाल, या इसको आप स्लोप भी बोलते हो, ग्रेडियंट भी बोलते हो। परवणता, ढाल, स्लोप, ग्रेडियंट सब इसी के नाम है। और इतने नाम होने का मतलब ये भी समझ में आ गया होगा इसका काम भी खतरनाक है। तो इसलिए बच्चे ध्यान से देखो, तो m बराबर टेन थीटा, m बराबर टेन थीटा आपको याद रखना है। पर दिक्कत क्या है यार, दिक्कत ये है कि जब टेन 90 डिग्री का मान कितना होता है बच्चे, टेन 90 डिग्री का मान कितना होता है सर, 1/0, सर अनंत। तो दोनों ही नाम आपने बोले हैं, बहुत से बच्चे कोई बोलेंगे सर 1/0, कोई बोलेगा अनंत। दोनों जगह पढ़े हैं आपने, बिल्कुल सही पढ़े हैं। अब देखो, और जो थोड़ा सा अच्छा बोल रहे हैं वो ये भी बोल रहे हैं सर टेन 90 डिग्री तो अपरिभाषित होता है, सर टेन 90 डिग्री तो अपरिभाषित होते हैं, तो वो भी सही बोल रहे हैं। टेन 90 डिग्री तो अपरिभाषित, सर एनसीईआरटी में भी ये लिख दिया आजकल, तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। नॉट डिफाइन, टेन 90 डिग्री डिफाइन नहीं, कोई भी पूछे बिल्कुल टेन 90 डिग्री अपरिभाषित है। क्या सर टेन 90 डिग्री 1/0 होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या सर टेन 90 को 90 लिख सकते हैं, 9 मतलब इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब कुछ नहीं है और ये बहुत बड़ा, तो उस चीज को भी अपन अपरिभाषित ही बोलते हैं। ये बात क्लियर है क्या। और सबसे बेस्ट आंसर इसका ये है, अगर मैथमेटिक्स में आपको कोई पूछे और सबसे बेस्ट आंसर आपको बताना हो तो टेन 90 डिग्री का मान क्या बताओगे आप, अपरिभाषित। सबसे सटीक जहां से आप रिलेट करोगे वो बताओगे अपरिभाषित, तो अपरिभाषित बता दिया भाई। थीटा का मान तो 90 डिग्री हो ही सकता है ना, ये रेखा ऐसी हो सकती है, ये रेखा ऐसी हो सकती है, तो थीटा का मान यहाँ कितना आ गया, इसके लिए थीटा का मान 90 डिग्री आ गया। तो इस वाली रेखा की भाई थीटा 90 डिग्री आ गया, तो इस वाली रेखा की परवणता अपरिभाषित हो गई। पर यार अब अपरिभाषित हो गई, अपने को तो समीकरण निकली है ना, कुछ तो काम आ रहा होगा इसका, अरे कुछ तो काम आ रहा होगा इस परवणता का, तभी तो कर रहे हैं। तो बात यह है कि थीटा 90 डिग्री हो गया, तो सबसे बेस्ट आंसर तो है अपरिभाषित, और वही आंसर है। अगर कोई आपको पूछे टेन 90 डिग्री का मान क्या है, अपरिभाषित। सर क्या 1/0 हाँ, ये टेक्निकली इनकरेक्ट है, पर वैसे अपन देखें तो यहाँ लगभग वहीं जाते हैं, तो जिसका यूज करना होता है वो ऐसा ही होता है। तो अब बात यह है, जब थीटा का मान 90 डिग्री आया तो आपने बोल दिया m बराबर
आपने क्या बोल दिया, एम अपरिभाषित है। पर यार काम कैसे होगा, वो अपरिभाषित होके क्या कर लोगे फिर? अरे क्वेश्चन तो अटक ही गया ना, तुम अपरिभाषित लिख के बैठ जाओगे क्या? आंसर भी तो निकालना है। तो बच्चे होता क्या, मैं बता देता हूं, सभी सूत्रों में एम का मान 1/0 का प्रयोग करें जब थीटा 90 डिग्री हो। जब थीटा का मान 90 डिग्री हो ना, तो सभी सूत्रों में एम का मान 1/0 डाल देना। क्या बोला मैंने? जब थीटा का मान 90 डिग्री हो, मतलब टेन 90 डिग्री आ जाए, तो उस टाइम सभी सूत्रों में 1/0 डाल देना। ये बात टेक्निकली इनकरेक्ट है। क्या बोला मैंने? टेक्निकली इनकरेक्ट है। मतलब टेक्निकली अगर आप बोलोगे इनकरेक्ट है, पर जितने भी क्वेश्चंस है ना आपके, सब में 1/0 डाल देना, आंसर आ जाएगा। क्या बोला मैंने? सब में 1/0 डाल देना, एम का मान आंसर आ जाएगा। तो अब ये बातें सभी, ये बातें थी थ्योरेटिकल। अब बात ये है प्रैक्टिकल करने के लिए क्या चाहिए। तो प्रैक्टिकल के लिए एक ही बात में बोलो कि सर प्रवणता क्या होती है, तो आप तो ये बोल देना अगर थीटा झुकाव है तो m बराबर टेन थीटा, क्योंकि अपन सब चीजें बाद में देख लेंगे। थीटा का मान 90 डिग्री आएगा तब अपने को यूज तो यही करना है ना। तो जब थीटा का मान 90 डिग्री डालो तब ये लिख देना m बराबर 1/0 और बाकी तो टेन थीटा। तो कुल मिला के इतना से याद रखना है इसमें। बाकी वो 90 डिग्री वाला झोल समझ में आ गया होगा, वहां पे झोल है, पर मेरे सभी क्वेश्चंस का आंसर आ जाएगा अगर m बराबर टेन थीटा लिख दूं मैं। और जब 90 डिग्री आएगा तब मुझे पता ही है, मतलब इसी में मैं 90 डिग्री डालूंगा, 90 डिग्री डालूंगा तो टेन 90 आएगा, और टेन 90 आते ही मैं उसको क्या लिख दूंगा, 1/0। ये बोला ना, सभी सूत्रों में m का एक मान प्रयोग करे, खत्म। अब ये हो सकता है थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करना पड़ जाए, वैसे आप समझ जाओगे जो भी क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन आएगा मैं समझाऊंगा भी, तो वो चीजें आप समझ जाओगे। इसलिए यहां पे एक बात याद रखने वाली, अगर थीटा रेखा का झुकाव थीटा है तो उसकी प्रवणता क्या होगी, 1 मतलब टेन थीटा। क्लियर है क्या बात? तो यहां तक तो कोई भी इश्यू कैसा भी, अरे बच्चे सर थोड़ा कंफ्यूज हो गए, बच्चे बिल्कुल नहीं होना कंफ्यूज। सर ने क्या बोला लास्ट में, m बराबर टेन थीटा, m बराबर टेन थीटा। और जब थीटा 90 आए, कुछ भी आए, सब जगह अपन यहीं डालेंगे। m का मान जैसे 20 डलवारा 30 सब यहीं डालेंगे, 90 डालेंगे, उस टाइम देख लेंगे। चाहे परिभाषित लिखने से तो कुछ होगा नहीं। तो सर ने बोला था हाँ ये लिखना गलत है टेक्निकली या मैथमेटिकली, पर काम तो इससे हो ही जाएगा, तो ये रख देंगे। ठीक है क्या ये बात? क्या? और ऐसे ही छोटे छोटे हैक्स हैं जिनकी वजह से आप अटकोगे नहीं। क्या बात क्लियर है? तो अब प्रवणता ज्ञात करने का एक दूसरा तरीका भी होता है, या ऐसे बोले अपन रेखा की दिशा देने का। एक तरीका तो हुआ था कि वो एक्स एक्सिस से बनाया गया कोण ही बता दिया, तो वहां से तो आ ही जाएगा। अब वे क्या कर सकता है, किसी रेखा का आपकी प्रवणता निकालना है, मतलब उसकी दिशा निकालना है। तो उसकी दिशा निकालना है तो बच्चे ये क्या कर सकता है, इस रेखा के ऊपर आपको दो पॉइंट भी दे सकता है, एक x1 y1 और एक x2 y2। मतलब ऐसा भी कर सकता है कि दो बिंदु, भाई अगर दो बिंदु दे दिया आपको, इस रेखा के ऊपर दो बिंदु दे दिए, तो भी इसकी दिशा तो फिक्स हो जाएगी ना यार, कि ये ऐसी जाएगी, इन दोनों से ही गुजरेगी। तो इसकी प्रवणता कैसे निकालें? तो इसकी प्रवणता निकालने के लिए वही काम करेंगे। देखो ये वाला, ये परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये, ठीक है। अब देखो प्रवणता, यही कोण थीटा था क्या, यही कोण थीटा था क्या? अगर ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा है क्या, ये भी कोण थीटा है क्या, ये भी कोण थीटा है। और अब तक तो बच्चे क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपको कि ये डिस्टेंस कितनी आएगी, ये डिस्टेंस कितनी आएगी, ये आएगी x2 माइनस x1। क्या आप ये बता सकते हैं मुझे ये x2 माइनस x1 आएगी? क्या आप ये बता सकते हैं y2 माइनस y1 आएगी? क्यों आ रही है बच्चे? क्यों? क्योंकि ये y2 ये y1, तो ये y2 माइनस y1, ऐसे ये x2 ये x1। तो ये वाली बातें तो क्लियर होगी क्या? तो बताओ टेन थीटा का मान कितना आया, टेन थीटा का मान कितना आया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या ये बात क्लियर है बच्चे? क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? तो ये रहा, तो टेन थीटा m होता है, तो m क्या हो जाएगा बच्चे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और ये आपको बहुत बार लिखना पड़ेगा। अगर एक रेखा पर दो बिंदु दिए, एक रेखा पर दो बिंदु दिए, तो वहां से प्रवणता लाने का या ढाल लाने का क्या तरीका है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या ये बात समझ सकते हैं आप? पक्का 100%? 100%। तो देख बच्चे, दो ही तरीके हैं, दो ही तरीके हैं रेखा की ढाल लाने के। पहला कि रेखा का झुकाव दे दे कि उसने धनात्मक एक्स एक्सिस से कितना कोण बनाया। अगर वो नहीं दिया
तो फिर दूसरा तरीका है बच्चे कि दो बिंदु दे दे रेखा पे, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब मेरे हिसाब से इतने बच्चे तो पागल नहीं होंगे, इसको अपन ऐसे लिख ही सकते हैं, ऊपर से एक माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो तो y1 माइनस y2 अपॉन नीचे से भी x1 माइनस x2, इसको अब काट दो। तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, कहने की जरूरत नहीं है ये ना, क्या बकवास कर रहे हैं। m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या बच्चे ये बात याद रह जाएगा? क्या पक्का याद रह जाएगा? सर नीचे वाला जीरो आ जाए तो क्या करें? तो देखो बच्चे, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इसका मान जीरो आ जाए क्योंकि ये दोनों बराबर ही हो जाएंगे, तो जीरो आ जाए तो समझ ही जाएंगे ना यार, जीरो आ गया, नीचे जीरो आ गया मतलब थीटा का मान कितना है 90 डिग्री। क्लियर है क्या? क्या बोला मैंने? अगर नीचे वाला बाई चांस जीरो आ गया, मान लो इसमें आपने x2 माइनस x1 जीरो आ गया, x2 माइनस x1 जीरो आ गया, तो तुम ऐसे थोड़े बोल दोगे अपरिभाषित, वैसे अपरिभाषित ही है, पर अपना काम रुकना नहीं चाहिए, तो क्या बोलेंगे? जो भी ऊपर आ रहे हैं नीचे वाले को जीरो लिख के काम कर लेंगे ना अपन, तो मतलब इससे काम हो ही जाएगा। नीचे वाला जीरो भी आ जाए तो कोई फर्क है नहीं पड़ना, क्योंकि काम तो उसी से होना है, तो काम कर लेंगे। क्या हो जाएगा बच्चे? बहुत, हाँ अब मैं बता देता हूँ रियलिटी क्या है। अभी आप थोड़ा थोड़ा सुनो सकते हो, पर आगे जाके क्वेश्चन नहीं होंगे फिर। तो बच्चे जो ये चीजें बोल रहा हूँ ना, ये मैं पिछले 6 साल 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, और खुद IIT किया था उस टाइम भी देखा था। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखिए वो ये देखिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुछ बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करते हैं और बहुत कम टाइम, पर ज्यादातर बच्चे फॉर्मूले ये वो करते रहते हैं। और इसको बाकी सबसे सिंपल टॉपिक है, और हिंदी मीडियम अगर आपको ये मिल गया तो IIT आधा तो क्लियर हो ही जाएगा, ऐसे ही कि ध्यान से देख लो, बस काम हो जाएगा आपका। तो इसलिए ध्यान से देख ले बच्चे और बहुत अच्छे से सुन ले एक एक। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि टीचर बोल क्या रहा है, अरे ये लिखा हुआ कहीं मिल जाएगा, और ये बहुत बड़ी बात नहीं है ये, पर जो मैंने बोला कि अगर ये जीरो हो जाएगा तो भी अपना काम हो ही जाएगा, वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि अटकोगे तो आप वही ना। और मैं बोल क्या रहा हूँ, जो 6 साल में मैंने बोला कि देखा है कि कहाँ कहाँ बच्चे अटकते हैं, वही तो चीजें मैं बता रहा हूँ। क्लियर है? ये माइंड बहुत अच्छा कि टीचर बोल क्या रहा है, वो बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो ये क्या रहा है? अब ये आया बिंदु दिश तथा दिश को मिलाने वाली रेखा की ढाल। क्या बच्चे आप निकाल सकते हो? क्या बच्चे आप निकाल सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे, ढाल कितनी आएगी? ढाल m का मान, भाई ये सूत्र का यूज कर लो जल्दी से, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो किसको x1 y1 ले सर? अब ऐसे बच्चे ऐसे आउट तो नहीं पूछोगे ना, किसको? किसी को ले लो, तेरी जो आपकी मर्जी, जो आपकी मर्जी। मैं इसको x1 y1 बोल देता हूं पहले वाले को, और इसको x2 y2। आप उल्टा भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो y2 का वैल्यू कितना है? -3। y2 माइनस y1 का वैल्यू कितना है? 3। बच्चे ऊपर y आएगा, ध्यान रखना। ये x2 का वैल्यू कितना है? 4 माइनस 1, तो ये कितना हो गया बच्चे? -6/3, तो कितना आ रहा है? -2। क्लियर है क्या? और इतना तो ध्यान रखना बच्चे, ऊपर क्या आएगा? y2 माइनस y1, नीचे क्या है? x2। कुल मिला के बात ये राज लिखा हुआ है ना यार, मतलब सीधा सीधा याद रखना है, कुछ भी बकवास नहीं करनी। राज का मतलब रिमेंबर ऑलवेज। क्लियर है? क्या बात क्लियर है? तो कर सकते हैं आराम से, बिल्कुल। तो चलो बच्चे आगे चलते हैं फिर। तो अब अपने को निकालना है ये रेखाओं की ढाल ज्ञात करें जिनके झुकाव कोण निम्न है। रेखाओं की ढाल ज्ञात करनी है जिनके झुकाव कोण ये, झुकाव मतलब इसका थीटा कितना दिया? 60। थीटा कितना दिया? 60 डिग्री दिया, तो इसका ढाल क्या होगा? m बराबर tan 60। क्या बच्चे tan 60 डिग्री का मान जानते हैं? और नहीं जानते तो याद कर ले 10वीं वाली वो रिजल्ट वाली, और अब 10वीं वाली टेबल जार याद कर लो अभी की अभी। हाँ, इसमें बोलिए बच्चे, इसमें क्या आएगा? m बराबर tan 120। क्या बच्चे आप tan 120 डिग्री का मान जानते हो? और कैसे निकालते हो, क्या ये पता है? इसको ऐसे ही करो ना, 180 माइनस 60 डिग्री, या 90 प्लस 30 करके भी निकाल सकते थे, पर ज्यादा अच्छा होगा 180 से निकालो। तो 90 प्लस 30 लिखो या 180 माइनस 60 लिखो। फिर देखो ये 180 है तो tan का tan रहेगा, और ये 60 आएगा, tan 60, और सेकंड क्वाड्रेंट में इसलिए माइनस आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? -√3। तो ये बात बच्चे ट्रिग्नोमेट्री पता होनी चाहिए। अब अगर कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, तो भाई मैं मना कर चुका हूं, पहले ट्रिग्नोमेट्री देखो, और एटलीस्ट बेसिक वाला जो ये ट्रिग्नोमेट्री में जिसको दिक्कत आ रही है वो ध्यान से देख के आओ कहीं से भी,
कैसे भी, उसके बाद देखना है, क्योंकि ऐसे फिर समझाने लगूंगा तो ये महाभारत हो जाएगी, है ना। तो इसलिए ये ट्रिगो का अगर किसी को दिक्कत आया तो ये ट्रिग्नोमेट्री का चीज है। थोड़ा सा देखो, यहां जितना मैक्सिमम पॉसिबल था वो मैंने बताया। m बराबर टेन जीरो, भाई थीटा का मान जीरो है तो जीरो, तो m टेन जीरो का मान जीरो होता है। और यहां थीटा बराबर 90, तो m बराबर टेन 90 डिग्री। टेन 90 डिग्री का आंसर कोई पूछ रहा है तो वैसे 1/0, 1/0 अपन यूज तो यही करने वाले, टेक्निकली इनकरेक्ट है ये, पर यूज तो यही करने वाले। तो अपने को अगर यूज करना हो तो ये कर लेंगे, प्रयोग करना होगा तब ये करूंगा मैं। पर अभी मैं क्या बताऊंगा, अभी तो मुझे किसी को आंसर बताना कि ढाल का मान ही बताओ, ढाल का मान बताओ, तो अपरिभाषित लिखना पड़ेगा ना। हाँ, अरे सभी सूत्रों में मैं ये यूज करूंगा, पर अभी तो मुझे अपरिभाषित बोलना पड़ेगा ना, नहीं तो कोई बोल देगा अरे बड़ा क्या। हाँ, तो ये बात क्लियर है। तो मतलब अगर थीटा दिया हो तो आप क्या निकाल सकते हो, प्रवणता निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। और अगर आपको क्या दिया हो बच्चे, दो बिंदु दिए हो तो भी प्रवणता निकाल सकते हो। क्या ये बात क्लियर है? अब एक छोटा सा मैं यहां पे आपको समझाना चाहता हूं, उसको समझने की कोशिश करना। अगर देखो m क्या होता है, टेन थीटा, और ये आपको पता होगा अगर थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा, तो m बराबर टेन थीटा का मान, m का मान धनात्मक आएगा क्या? क्यों आएगा धनात्मक? क्योंकि टेन थीटा पॉजिटिव होगा। अगर थीटा सेकंड में होगा तो m का मान कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा क्या बच्चे? क्यों सेकंड में? तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो ऐसी रेखाएं होंगी ना, ऐसी या ऐसी, ये जितनी भी रेखाएं, ये थीटा सब 90 डिग्री से छोटे हैं ना, ये थीटा, ये जैसे मान लो 20 डिग्री हो गया, ये जैसे मान लो 45 डिग्री हो गया, ये जैसे मान लो 80 डिग्री हो गया, तो ये जितने भी तीन रेखाएं बनाई हैं, इनके थीटा क्या है बच्चे, ऐसी झुकी हुई है कि, तो इन रेखाओं के थीटा प्रथम चतुर्थांश में है, मतलब इनकी प्रवणता कैसी आएगी, धनात्मक। इन तीनों ही रेखाओं की प्रवणता कैसी आएगी, धनात्मक। अगर मैं अब ऐसी रेखाएं बना देता हूं, इस वाली रेखा का थीटा ये हो जाएगा क्या, ये थीटा 120 टाइप का होगा कुछ, या ऐसी, जैसे ऐसे झुकी हुई जो भी रेखाएं मैं बनाऊंगा उनके क्या होंगे, जैसे थीटा का मान 150 डिग्री। तो इन रेखाओं की जो ऐसे रेखाएं होंगी, जो इस टाइप की रेखाएं होंगी, उनका m कैसा होगा, नेगेटिव। तो इन दोनों का m बच्चे, इन दोनों का m कैसा मिलेगा आपको, नेगेटिव, मतलब ऋणात्मक मिलेगा। और इन तीनों रेखाओं का ये वाली होगी, ये वाली होगी, या ये वाली, इनका m कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। तो कुल मिला के बच्चे अगर ऐसे ढाल, अगर आप ऐसे ढाल है कि धनात्मक, मतलब ऊपर चढ़ रहे हो ना इधर जाने पे, तो ऐसी ढाल है तो इसका पॉजिटिव होता है, और ऐसे है तो ऋणात्मक, कि ऋणात्मक कम हो रहा है। तो अगर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव और घट रहा है तो नेगेटिव। बाकी यहां से एक चीज अपने को सीखनी है, अगर m का मान धनात्मक है तो वो रेखा ऐसी बनेगी, m का मान धनात्मक है तो वो रेखा ऐसी बनेगी, और अगर m का मान ऋणात्मक है तो बच्चे वो रेखा कैसी बनेगी, इस टाइप से बनेगी। बस इतना सा बात याद रख सकते हो गया, m का मान धनात्मक है तो इस टाइप से रेखा बनेगी, m का मान ऋणात्मक है तो ऐसा, मतलब ऐसा या ऐसा। m का मान 0 है तो फिर तो ऐसी फ्लैट बन जाएगी ना, क्लियर है क्या? और वो x एक्सिस के क्या होगी, समांतरी होगी। जैसे इसमें m का मान 0 था, मतलब थीटा का मान 0, तो वो रेखा कैसी बनेगी, ऐसी। इसके लिए क्या होगा, m0 होगा। और m अनंत कौन सी रेखा के लिए होता है बच्चे, इस वाली रेखा के लिए m का मान क्या होता है, अपरिभाषित या अनंत, मतलब अपरिभाषित भी आप बोल सकते हो, कोई पंगा नहीं है। तो ऐसी रेखा 0, ऐसी अनंत। अगर ऐसी रेखा जा रही है तो वो धनात्मक स्लोप वाली, ये ऋणात्मक वाली। ये थोड़ा सा फीलिंग रखना, क्योंकि अपने को रेखाएं बनानी होती है, तो इसलिए ध्यान से देखो, काम हो जाएगा। क्लियर है क्या? अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, 5 मिनट दीजिए और खुद से समझिए। खुद से समझोगे ना तो उसका मजा ही कुछ और है, तो खुद से अच्छे से समझिए। 5 मिनट दीजिए, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो बिंदुओं के मध्य बिंदु, इन दोनों का मध्य बिंदु m क्या आएगा बच्चे, इन दोनों का मध्य बिंदु क्या आएगा, तो ये आएगा जैसे, अरे x1 + x2/2 याद है क्या? और याद है ना मध्य बिंदु का सूत्र,
प्लस ऑफ -5/2, तो m का मान क्या आ गया, m का मान क्या आ गया 5,0। तो ये आ गया, ये मध्य बिंदु था, ये था बिंदु, इसको बिंदुओं के मध्य बिंदु मतलब मिड पॉइंट ये बोल दिया, से मिलाने वाली रेखा की ढाल। तो इस रेखा को इससे मिलाने वाली रेखा की ढाल चाहिए, इस रेखा की ढाल चाहिए बच्चे, इस रेखा की ढाल चाहिए। तो ढाल बोलिए जनाब, इस रेखा की ढाल। अब इस रेखा की ढाल कैसे लाएं? इस रेखा पर दो बिंदु है क्या, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा। क्या बच्चे इसकी ढाल ला सकते हो आप? बिल्कुल ला सकते हैं। कैसे लाएंगे? m बराबर सर y2 - y1 अपॉन x2 - x1। और बहुत अच्छे से m क्या आ जाएगा बच्चे, y2। अब y2 इसको मानेंगे, किसी को मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको मान रहा हूं मैं। 0 माइनस y2 0 है -3 अपॉन 5x2 5 -2, दैट इज हाउ, कितना आ रहा है बच्चे, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है -1। तो m का मान कितना आ गया बच्चे, -1। क्या एक आंसर है? क्या ये आंसर ठीक है? आराम से ला सकते हो तुम। ढाल का मान आराम से ला सकते हो क्या? ढाल या प्रवणता का मान कितना आ गया, -1। क्या ये बात क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए ये बात। अरे मध्य बिंदु, अरे क्या बात कर, अरे सर आता है तो। हाँ, तो अब कितने लोग इसका झुकाव लाए, इसका झुकाव थीटा कितने लोगों का आ गया, थीटा कितना, m बराबर tan थीटा। तो m का मान कितना है, m का मान कितना है यहाँ -1 तो tan थीटा। m का मान -1 आया था, तो -1 बराबर tan थीटा। तो थीटा का मान कितना आएगा बच्चे यहाँ पे 135 डिग्री। अब 135 डिग्री कैसे लाया भाई, ये मैं देखो आप बताऊंगा तो ज्यादा कंफ्यूज होगे, इसलिए ट्रिगो में जाके देख लेना, ट्रिगो में जाके देख लेना कैसे आया 35 से 135। बाकी देखो 45 डिग्री पे मान, अब मैं थोड़ा सा बता देता हूं, बाकी आपको अपने हिसाब से निकाल लेना चाहिए कि tan थीटा -1 है, tan थीटा -1 है, एंड थीटा जो होता है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। भाई ये तो देखा था ना अपन ने, थीटा केवल प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश में है। क्यों? क्योंकि स्लोप है, स्लोप ध्यान से रखना, ये झुकाव फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, इसलिए इसका ये एक ही मान आया। बाकी अब किसी को आ रहा है दिक्कत तो फिर ऐसे देख सकते हो, जो बेस्ट वे हो सकता है वो ये है कि tan थीटा -1 का मान निकालना है। सबसे पहले ये देखो, कौन से tan का मान 1 होता है, प्लस माइनस मत देखो अभी, कौन से tan का मान -1 होता है, तो तुम बोलोगे सर 45 का। कौन से tan का मान -1 होता है, तुम बोलोगे 45 का। कौन से tan का मान -1 होता है, तुम बोलोगे 45 का। अब तो पहले क्या देखा, केवल मान देखा। अब मैंने ये देखा tan थीटा कौन से में ऋणात्मक है, तो इन दोनों में से कौन से में, सेकंड में। तो सेकंड में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अल्फा बोल दो कि तो पाई माइनस अल्फा मतलब 180 माइनस अल्फा मतलब 45, तो ये 135 से आता है। पहले क्या देखा, पहले केवल इतना देखो कि कौन से tan का मान 1 है, 45 डिग्री का। फिर ये देखो कि ये नेगेटिव है, मतलब कौन से में होता है, सेकंड में। तो सेकंड में जाने के लिए पाई माइनस अल्फा, हमेशा पाई माइनस अल्फा। बाकी हो सकता है आपने दूसरा तरीका देख रखा हो, कैसा भी देख रखा हो वो देखो। और अगर आपने यहीं से पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री, तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, अरे आप अपने आप निकाल लोगे, पूरा कॉन्फिडेंस है, कोई पंगा नहीं है। ऐसे मान नहीं निकाल रहे हो तो भाई ध्यान से सुनो फिर, है ना, यहाँ बताने से भी कुछ नहीं होगा। क्लियर है क्या? हाँ चलिए, अब अंतःखंड। अंतःखंड क्या होता है बच्चे, अंतःखंड क्या होता है? तो अंतःखंड क्या होता है, तो अंतःखंड में क्या है, देखो ध्यान से। अगर मैं एक रेखा बना, अब रेखा बना रहा हूं मैं सीधी सीधी, अब रेखा कहीं ना कहीं तो इसको काटेगी, एक्स एक्सिस को किसी बिंदु पे काटेगी, और उस बिंदु का एक्स निर्देशांक कुछ आएगा a,0 बोल देता हूं भाई। y निर्देशांक तो 0 रहेगा और x निर्देशांक तो a रहेगा। यहां तक क्लियर है? हाँ ठीक है सर। फिर y इसको जहां काट रही है उसका ये तो 0, ये भी क्लियर है। यहां तक क्लियर है क्या? ये एक रेखा बनाई मैंने, ये एक बच्चे मैंने क्या बनाई है, रेखा बनाई। ये बच्चे एक मैंने रेखा बनाई, ठीक है। ये एक्स एक्सिस को यहां पे कट कर रही है, एक्स एक्सिस को यहां पे कट कर रही है, और वाई एक्सिस को यहां पे कट कर रही है। यहां तक कोई दिक्कत? इस बिंदु पे a,0 पे एक्स एक्सिस को कट कर रही है, 0,b पे इसको कट कर रही है। यहां मुझे पता है, अगर इस डायग्राम के हिसाब से देखूंगा तो b का मान कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा।
सर माइनस बी लिख देंगे आप, कोई जरूरी नहीं है यार, बी एक अचर है, बी का मान नेगेटिव हो सकता है ना, तो इसलिए बी का मान ऋणात्मक आएगा, उससे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब एक्स का अंतःखंड क्या होगा, एक्स अंतःखंड ए होगा। क्या बोला मैंने, एक्स अंतःखंड बराबर ए, और वाई अंतःखंड क्या होगा, बी। मतलब एक्स एक्सिस को जिस बिंदु पे रेखा ने काटा उसका एक्स निर्देशांक, क्या रेखा जिस बिंदु पर, लिख लो ध्यान से, रेखा जिस बिंदु पर एक्स एक्सिस को कट कर रही है उसका एक्स निर्देशांक। रेखा ने एक्स एक्स को जिस बिंदु पर काटा, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया उसका एक्स निर्देशांक, उसका एक्स निर्देशांक, उसका एक्स निर्देशांक, उस बिंदु का एक्स निर्देशांक है ना। देखो बच्चे बहुत सिंपल बात बता दी है मैंने, सीधा सीधा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रेखा ने एक्स एक्स को जिस बिंदु पे काटा उसका एक्स निर्देशांक क्या होता है, एक्स अंतःखंड। क्या होता है, एक्स अंतःखंड। तो ये दिख भी रहा ना, इस रेखा ने इस एक्स एक्सिस को यहां काटा तो ये एक्स निर्देशांक। ऐसे वाई अंतःखंड क्या होगा, रेखा ने वाई एक्स को जिस बिंदु पे काटा उस बिंदु का वाई निर्देशांक। यहाँ एक्स की जगह क्या कर दोगे, वाई, इन इसमें एक्स की जगह क्या कर दोगे बच्चे, वाई, तो ये आ जाएगा। ठीक है, क्या दो जगह एक्स लिखा है मैंने, उसकी जगह वाई करते इसका परिभाषा आ जाएगी। क्या ये क्रिस्टल क्लियर है, क्या ये क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल होना चाहिए। अब जो मैं काम की बात बताने जा रहा हूं वो सुन लेना। बहुत से क्वेश्चंस में ऐसे दिखेगा एक्स अंतःखंड ए, जैसे ये लिखा, ये लिखा हुआ दिखेगा, तो उस जगह अगर आपने एक बात लिख दी तो आपका क्वेश्चन 100% हो जाएगा। क्या, रेखा, अगर ऐसा लिखा हुआ दिखे कि किसी रेखा का एक्स अंतःखंड ए है, किसी रेखा का एक्स अंतःखंड ए है, तो लिख देना रेखा बिंदु बिंदु a,0 से गुजरेगी, a,0 से गुजरेगी। बस ये लाइन लिख दी ना तो आपका काम हो जाएगा 100%। अगर किसी भी क्वेश्चन में लिख के दे दे कि किसी रेखा का एक्स अंतःखंड ये है, तो बच्चे ये बात लिख देना। और ये दिख भी रही है क्या साफ साफ, दिख भी रही है क्या साफ साफ, पर कई बार बच्चे नहीं कर पाएंगे, कई बार फिर भी नहीं कर पाएंगे। गौर से सुन ले बच्चे, यही है आपका जो फ्यूचर डिफाइन करने वाला है। हाँ ध्यान से, ध्यान से। वाई अंतःखंड वाले में क्या लिखूं, अगर किसी ने मेरे को ये बोल के दिया कि वाई अंतःखंड भी है तो क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा बच्चे, गौर से देख के बोल देखे, हाँ खुद से क्या सही लिख सकते हो। अगर मेरे को किसी ने दिया वाई अंतःखंड भी है तो मैं क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा रेखा, रेखा बिंदु बिंदु, कौन से बिंदु से गुजरेगी बच्चे, बोल, 0,b से गुजरेगी, 0,b। गौर से देख ले, गौर से देख ले ये बिंदु। तो एक्स अंतःखंड ये लिख कर दिया तो इसका मतलब ये लिख के दिया तो इसका मतलब ये। क्या ये बात क्लियर है, नहीं है सर। एक्स अंतःखंड क्या होता है सर, हाँ एक्स अंतःखंड क्या होता है, अरे यार ये लिखा तो है। अरे सर उसका मीनिंग क्या होता है सर, वो कोई लंबाई लंबाई होती है, देखो लंबी चौड़ी और बीजगणित ये दूरी रही है, वो लिख सकता हूं मैं, टेक्निकली वो बहुत अच्छे लगेंगे, पर जिस चीज से आपका काम होगा वो ये। अब ये समझ में आ गया होगा, एक्स अंतःखंड या वाई अंतःखंड प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, क्योंकि इसका कोई लेना देना ही नहीं है। इसने तो ये बोला है अगर इस बिंदु से रेखा गुजर रही है तो इसको एक्स निर्देशांक, मतलब एक्स एक्सिस को जहां पे काट रही है उसी का एक्स निर्देशांक। तो जिस बिंदु पे काट रही है वो प्लस का भी हो सकता है, वो माइनस का भी हो सकता है। क्लियर है क्या, तो इसलिए प्लस और माइनस के हो सकते हैं ये। क्लियर है, हाँ। अब देखिए ये वाला, अब इसने अपने को एक एग्जांपल बनाना है, चलो बनाते हैं। देखिए बच्चे, इसने बोल के दिया कि 3,0, एक तो इस बिंदु से गुजर रही है और एक इस बिंदु से, 0,-2। तो ये रेखा ऐसी जाएगी, इसका एक्स अंतःखंड बोलो बच्चे, इस रेखा का एक्स अंतःखंड बोलो, ये इस रेखा का एक्स अंतःखंड क्या है, 3। तो एक्स अंतःखंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स अंतःखंड, एक्स इंटरसेप्ट कितना, 3, और वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा इसका, वाई इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, -2। बस अरे बहुत सिंपल बात है बच्चे, एक्स एक्सिस को इस बिंदु पे काटा, इसका एक्स निर्देशांक, इसने वाई एक्सिस को इस बिंदु पे काटा तो वाई निर्देशांक, -2, खत्म खत्म, कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल चीजें हैं बच्चे, ये ध्यान से देखेगा तो काम हो जाएगा।
और जो लिखा है ना उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए तेरे को, इसको ध्यान से समझ ले। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल, वेरी गुड। हाँ देखिए बच्चे, अति महत्वपूर्ण नोट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पहला, यदि किसी सरल रेखा का x अंतःखंड तथा y अंतःखंड बराबर है तो उसका ढाल, x अंतःखंड और y अंतःखंड बराबर हो गया तो उस रेखा का ढाल क्या होगा? बहुत ही गजब। अब देखिए दोनों बराबर है, इसका मतलब या तो दोनों धनात्मक रहे होंगे या तो दोनों ऋणात्मक रहे होंगे। तो अगर अपन डायग्राम में बनाने की बात करें, तो या तो दोनों ही धनात्मक रहे होंगे, जैसे ये रहा मान लो a,0, तो y अंतःखंड भी क्या रहेगा भाई? धनात्मक ही रहेगा, 0,a हो जाएगा। बराबर भी है, x अंतःखंड और y अंतःखंड बराबर है और धनात्मक, मतलब समझ रहे हो कि बराबर कब होंगे? या तो दोनों धनात्मक या तो दोनों ऋणात्मक। अगर दोनों धनात्मक रहे तो ये ऐसे ही रहेगा, ये रेखा है। तो इस रेखा की ढाल, अब इस रेखा की ढाल में ध्यान से देखना बच्चे, ये तो 90 डिग्री है गया, और ये और ये भुजा बराबर हो गई। क्यों हो गई ये और ये बराबर क्यों? क्योंकि ये दूरी है, ये भी है, ये इसलिए बराबर हो गई। तो अब देखो ये 90 डिग्री है, तो बचे हुए दोनों कोण भी बराबर होंगे, बचे हुए दोनों कोण भी क्या होंगे बच्चे? बराबर होंगे। तो बराबर होंगे तो ये कितना? 45 डिग्री का होगा क्या? ये कितना? 45 का, ये 45 का, ये तो ये कौन होगा? 45 डिग्री का। तो इस रेखा की क्या जो झुकाव है वो कितना होगा? एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा से लेंगे तो ये 135 डिग्री आएगा क्या? क्यों आएगा बच्चे? क्योंकि पूरा कोण कितना है? 180, तो ये 135 डिग्री आ जाएगा। क्या ये बात समझ सकते हैं? हाँ सर, एक और केस भी तो हो सकता है सर, इसका ये भी ऋणात्मक रहा हो सर, इसका ये भी ऋणात्मक। तो ये जैसे मान लो b,0 है, तो ये भी 0,b, हाँ यहाँ पे b का मान ऋणात्मक है, ये ध्यान रखना। ये b,0, ये 0,b, b ऋणात्मक है तभी तो ये ऋणात्मक आया है, तो इसलिए इस टाइप से आ गया। तो इस वाली रेखा के लिए भी क्या होगा बच्चे? ये और ये बराबर, तो ये कोण 45 डिग्री का। अगर ये कोण 45 डिग्री का तो इसका झुकाव कितना रहा? इसका झुकाव ये हो गया क्या? ये कितना हो गया? देखो 45 ही आ गया, पूरा 180 होना है तो ये भी 135। तो झुकाव कोण कितना आ रहा है? 135, इसमें भी और इसमें भी। तो इसका m बराबर tan 135। अब tan 135 का मान कितना होता है बच्चे? tan 135 डिग्री का मान कितना होता है? -1। तो इसलिए इसकी ढाल आएगी बच्चे -1। जबकि इसको देख के लगता ऐसा है हमेशा ही कि m का मान 1 आना चाहिए, जो कि गलत है बच्चे। अगर यदि किसी सरल रेखा के x अंतःखंड और y अंतःखंड बराबर है तो उसका m क्या आएगा बच्चे? -1। क्या ये बात अपन क्लियरली समझ सकते हैं? बिल्कुल। तो अब देखिए दूसरे स्टेटमेंट, यदि किसी सरल रेखा निर्देशांक x तथा y निर्देशांक एक्सों पर समान लंबाई के अंतःखंड काटती है। क्या बोला? यदि सरल रेखा निर्देशांक अक्षों पर समान लंबाई के अंतःखंड काटती है तो उसका ढाल। इस बार क्या चेंज हुआ कि लंबाई समान होनी चाहिए। इसने तो बोला था बराबर होने चाहिए x अंतःखंड और y अंतःखंड, इसने क्या बोला है कि लंबाई समान होनी चाहिए। मतलब क्या कि लंबाई समान होना जरूरी है, अंतःखंड समान होना नहीं। जैसे मान लो x अंतःखंड यहाँ a है तो y अंतःखंड यहां पे भी हो सकता है, 0,a भी हो सकता है, मतलब ये, और लंबाई समान है तो फिर ये 0,-a भी हो सकता है। ये क्यों बच्चे? ये क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से देखो, ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो ये लंबाई और ये लंबाई ये दोनों समान है, और ये लंबाई और ये लंबाई भी तो समान है, ये लंबाई और ये लंबाई। तो इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी। मतलब इस बार क्या हो सकता है, या तो दोनों अंतःखंड प्लस के या फिर एक प्लस का एक माइनस का, ऐसा भी हो सकता है। ध्यान से सुनो फिर से, या तो ये प्लस ए था तो ये ए हो जाए, या ए था तो ये माइनस ए हो जाए। बात सेम है, ये 45 डिग्री आएगा, ये भी 45 डिग्री आएगा। जैसे इधर आया था तो अब क्या आएगा? इस वाली रेखा का झुकाव 45 डिग्री, इस वाली रेखा का झुकाव 135 डिग्री। तो m का एक तो मान tan 45, दूसरा tan 135। तो m का मान क्या हो जाएगा? +-1। m का मान क्या हो जाएगा बच्चे? +-1। क्या ये बात समझते हैं अपन? +-1। हाँ यहां पे भी बना सकते हो बच्चे ऐसे, पर इसका भी वही आएगा, इसका 45 डिग्री और इसका 135, तो मतलब वो +-1 ही आएगा। तो क्या बोला
अगर समान लंबाई के, इसकी समान लंबाई, ये सुन ले बच्चे, समान लंबाई के अंतःखंड आ गए तो m का मान +1 और -1। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल। तो देखिए बच्चे तीसरा, यदि कोई सरल रेखा निर्देशांक अक्षों से समान झुकी हुई है, निर्देशांक अक्षों से समान झुकी हुई है तो उसका ढाल, समान झुकी होने का मतलब क्या है? समान झुकी होने का मतलब या तो ऐसा कि यहां से और यहां से समान झुकी हुई है 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, या फिर ऐसी भी झुकी हुई हो सकती है, क्या ये भी 45 ये भी 45। तो निर्देशांक अक्षों से समान झुकी होने का मतलब क्या है बच्चे? ये है। तो इसका तो 45 डिग्री हो गया और इसका आप अगर देखोगे तो 135 डिग्री हो गया। तो m का मान इसमें भी क्या आ गया बच्चे? +-1। क्या ये बात समझ में आती है? और ये 3-4 बार बताई जाएगी, बहुत क्वेश्चंस में आएगी। और अगर आपने ये लाइनें पढ़ते ही इनका मतलब लिख दिया ना तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अरे 12th में भी आएगा, बहुत गजब चीज है बच्चे। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आपको बिल्कुल भी ना समझ में आया हो, इसको याद कर ले बच्चे, लिखा हुआ भी है, क्लियर है क्या? याद कर ले और फिर समझ जाएगा। अगर अभी आपको लग रहा है यार क्या ये तो आना चाहिए, तो बिल्कुल 3-4 बार देख, ध्यान से देख क्या हो रहा है, कैसे बना सकता हूं मैं। एग्जाम्पल ले लो, x अंतःखंड 2 y अंतःखंड 2 x अंतःखंड 2 y अंतःखंड -2, पूरा से अच्छे से समझ क्लियर आ जाएगा। हाँ, 3 बिंदुओं के संरेखीय होने का प्रतिबंध, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी चीज है झुकी हुई इसमें लिखी हुई है, बहुत ही अच्छी चीज है। क्या है ये? 3 बिंदुओं के संरेखीय मतलब एक ही रेखा में होने का प्रतिबंध। तो 3 बिंदु संरेखीय, संरेखीय का मतलब तीनों बिंदु क्या होंगे बच्चे? एक ही रेखा में होंगे। तीनों बिंदु क्या होंगे? एक ही रेखा में होंगे। अगर तीनों बिंदु एक ही रेखा में होंगे तो उसका क्या प्रतिबंध होगा? तो 3 बिंदु अगर एक ही रेखा में आ गए तो वो त्रिभुज कभी नहीं बनाएंगे क्या? तो इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, जो सबसे ज्यादा अपने को याद रहने वाला है। अगर 3 बिंदु एक ही रेखा में आ गए तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर है? बिल्कुल सर। अरे त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना? 0। और ऐसी चीजें अपन वेक्टर 3D में फिर से यूज करने वाले हैं कि 3 बिंदु एक ही रेखा में आगे कोई त्रिभुज ही नहीं बनेगा। मतलब अरे त्रिभुज कैसे बन जाएगा यार? इनको तुम मिलाओगे तो इनसे तो एक रेखा बन रही है, त्रिभुज कहां बना है? तो अगर एक ही रेखा में 3 बिंदु है तो त्रिभुज नहीं बनेगा, मतलब अपन ये कंडीशन यूज कर सकते हैं। या फिर रेखा तो ये एक ही है ना, तो दूसरा इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि ए बी का जो ढाल है बराबर ए सी या बी सी का ढाल, कैसे कर दो ए बी का ढाल बराबर ए सी का ढाल। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि देखो बच्चे इसका थीटा तो वो सेम ही रहेगा ना। अरे भाई ए बी से इस रेखा की ढाल निकालनी है तो इस बिंदु और इस बिंदु से निकाल लो, या इस बिंदु और इस बिंदु से निकाल लो, या इस बिंदु और इस बिंदु से। मतलब क्या बोल रहा है? एम ए बी बराबर एम बी सी बराबर एम ए सी, मतलब तीनों बराबर होंगी ना। मतलब एक ही रेखा है तो इसकी ढाल तो बराबर ही होगी। इस बिंदु और इससे निकालो, या इससे और इससे, तो कोई भी 2 बिंदु लो और ढाल निकालो तो वो बराबर आएगी। तो वही अपना कंडीशन है, तो ये याद रखना। मतलब इसमें से ये और ये बिंदु लो, फिर ये और ये बिंदु, इनकी ढाल निकालो, दोनों बराबर रहेंगी, तो वो इनके संरेखीय होने की प्रतिबंध है। अगर एक ही रेखा में है तीनों बिंदु तो उस रेखा की ढाल तो एक ही होगी ना भाई, टेन थीटा। तो मतलब किसी भी 2 बिंदु से आप ढाल निकालो वो बराबर ही आएगी। कर सकते हैं बिल्कुल। तीसरा क्या है? तीसरा दिख रहा है, तीसरा सीधा ही दिख रहा है। ए से सी तक, ए से सी तक, ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। तो ए से सी, ए और सी के बीच की दूरी बराबर कितना होगा? ए बी प्लस बी सी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर 3 बिंदु एक ही रेखा में है तो बराबर, बिल्कुल ये कंडीशन आप लगा सकते हैं। और लास्ट, अगर तीनों बिंदु एक रेखा में है तो ए सी को बी किसी ना किसी अनुपात में तो विभाजित करेगा क्या? क्यों? अरे करेगा ही ना विभाजित। तो या तो भाई इसके अंदर होगा तो अंतर विभाजित कर लेगा, बाहर होगा तो बाहर। तो इसका मतलब क्या है? अगर 3 बिंदु एक रेखा पे हैं तो एक बिंदु अन्य 2 बिंदुओं को किसी ना किसी अनुपात में तो विभाजित करेगा। और अगर आपको याद हो तो मैंने एक क्वेश्चन में ये इशारा भी किया था आपको, क्या कि अगर तुमने x निर्देशांक वाले से लेमडा का मान निकाला, y निर्देशांक वाले से लेमडा का मान निकाला और वो बराबर नहीं आए तो इसका मतलब क्या था बच्चे?
कि वो विभाजित नहीं कर रहा, मतलब वो बिंदु उस रेखा पर है ही नहीं। तो मतलब कि तीन बिंदु एक रेखा में है तो एक बिंदु अन्य दो को किसी ना किसी अनुपात में तो विभाजित करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि उसका अनुपात कुछ ना कुछ आएगा और वो रेखा में, इसलिए। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। चारों चीजें एग्जैक्ट याद होनी चाहिए कि क्या क्या बोला था सर ने। अब इससे क्वेश्चन कैसे करते हैं तो वो देखिए बच्चे, यदि बिंदु दिस के है तो लेमडा का मान एक ही रेखा में है, तो इसका तीनों बिंदु एक ही रेखा में है, तीनों बिंदु एक ही रेखा में अगर है, ए लेमडा लेमडा प्लस 1 कॉमा बी 1 3 कॉमा सी 3 7। तो देखो मेथड 2 जो कि बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड जो है वो तो ये है कि आप क्या लगा दो, ए बी का ढाल बराबर बी सी का ढाल, ए से बी का ढाल इस रेखा का ढाल बराबर इसका ढाल। भाई एक ही रेखा पे तो यहां से ढाल निकाला और यहां से और लगा दिया, तो क्या आएगा बच्चा, इन दोनों बिंदु से ढाल निकालना है तो क्या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मैंने क्या माना, इसको x2 y2 और इसको x1 y1। अरे थोड़ा अच्छा आ जाए यार आंसर, लेमडा को माइनस ना करना पड़े, दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस इक्वल टू बीसी का दिस माइनस दिस कर देते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं, इसको x1 y1, तो दिस माइनस दिस, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये क्या आ गया बच्चे, लेमडा माइनस 2 अपॉन लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 4/2, तो 2 लेमडा माइनस 2 बराबर 2 लेमडा माइनस 2। देखो 2 से 2 कट गया, लेमडा का वैल्यू 0 आ गया। तो ये तो है बेस्ट मेथड कि इसका स्लोप इक्वल टू इसका स्लोप कर दो तो आराम से काम हो जाएगा। अब अगर आप लॉन्ग लास्टिंग मेथड देखना चाहते हो, जो सबसे ज्यादा दिन आपको याद रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग, और जो बहुत दिनों तक याद रहे, तो वह क्या है, तीन बिंदु एक ही रेखा में आ गए क्या, अच्छा त्रिभुज नहीं बनेगा, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। क्यों, तीनों बिंदु एक ही रेखा में आ गए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, वो होता है 1/2 x1 y1 1 x1 y1 1 x2 y2 1 दिख रहा है क्या, x3 y3 1 इक्वल टू 0। मोड मोड आएगा वो हट जाएगा, ये दो भी इधर गुणा कर दूं क्या, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। इसको ओपन कर दो बच्चे, बस इसको खोलना आता होगा, तो लेमडा इंटू 3 माइनस 7, अरे खोलना आता है या नहीं आता, माइनस का लेमडा प्लस 1 इंटू ये हटाओ तो क्या आया 1 माइनस 3 और प्लस 1 इंटू 7 माइनस 9 बराबर 0। तो ये तो आता है आपको, वेरी गुड। माइनस का 4 लेमडा, माइनस का देखो ये प्लस का 2 लेमडा प्लस 2 माइनस का 2, तो 2 से 2 कट गया, तो ये बचा माइनस 2 लेमडा बराबर 0, तो लेमडा का मान ही 0 आ गया। तो इधर से भी लेमडा का मान 0 आ गया, इधर से लेमडा 0 आ रहा है, इधर से लेमडा 0 आ रहा है, बिल्कुल। तो ये है जो बहुत दिनों तक याद रह जाएगा, और ये भी अच्छा तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा कि सर हम उससे ला सकते हैं ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, बिल्कुल ला सकते हो बच्चे, टाइम लगेगा, दूरी सूत्र लगाना और लाना बिल्कुल आएगा, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्लियर है। हाँ, तीसरा मेथड, चौथा, क्या सर हम अनुपात वाले से भी ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हो बच्चे। कैसे लाएंगे वो मैं बता देता हूं। इसको k अनुपात 1 मान लेना, यहां से b के निर्देशांक निकाल लेना, और b के ये निर्देशांक भी हैं, इन दोनों का कम तुलना करोगे, b के निर्देशांक निकाल लेंगे, और ये हैं, तो b के जब दो निर्देशांक, x निर्देशांक 1 y निर्देशांक 3, तो एक समीकरण बनेगी और एक 2। x निर्देशांक की तुलना करने पे एक समीकरण, y की तुलना करने पे 2, और 2 ही अज्ञात है, लेमडा और k। 2 समीकरण 2 अज्ञात, तो किसको हटा देना, k को हटा देना, मतलब लेमडा को हटा देना तो k का मान आ जाएगा, या लेमडा को हटा देना तो k को हटा देना तो लेमडा का मान आ जाएगा। क्लियर है क्या? बहुत ध्यान से सुनना, अरे वापस सुन लेना जाके क्या क्या बोला है मैंने। ये बी बिंदु निकालो, इन दोनों की तुलना करोगे तो फिर 2 समीकरणें आएंगी लेमडा और के में, वहां से के को हटा देना, लेमडा का मान आ जाएगा। क्या कर लेंगे बच्चे, बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। और अगर ऐसे वीडियोस जिसमें डीपीबी भी होती है, हाँ, और इसका आंसर की भी है बच्चे,
अगर दिक्कत आता है लाइव क्लास आप मंडे को ज्वाइन कर सकते हो गूगल कोड से। और पसंद आते हैं हिंदी मीडियम के विद्यार्थी बिल्कुल शेयर सब्सक्राइब लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।